क्लास 12th के ऑल स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार और आप सभी का स्वागत है। अभी पिछले वीडियो में मैंने जो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित जो लघु त्रि प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उन सबको मैंने पढ़ के बताया। उसमें कुछ भाग में पहले वीडियो में बना चुका हूं। दूसरे वीडियो में मैं जो भी प्रश्न और बचे हैं उनको इस दूसरे वीडियो में मैं पढ़ने वाला हूं, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है और साथ में आपको बहुत अधिक काम में आएगा और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास की समझ भी आपकी बढ़ेगी। यही उम्मीद है। अब आप इस वीडियो को इसी उम्मीद के साथ में कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर देखिएगा। रहस्यवाद की परिभाषा देते हुए रहस्यवादी कविता की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रहस्यवादी कविता की विशेषताएं लिखिए। ये इसके प्रश्न हैं। उत्तर है परिभाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने शब्दों में कहा है रहस्यवाद के लिए, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में जो परिभाषा आई है रहस्यवाद की वो ये है कि चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद का मतलब है आत्मा और परमात्मा एक है, अलग अलग नहीं है, इसी को कहते हैं अद्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। तो उन्होंने कहा चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है, वही इमोशंस में रहस्यवाद है। अब इसकी विशेषता है रहस्यवाद की विरह वेदना की अभिव्यक्ति, ये प्रमुख विशेषता है। आधुनिक काल में रहस्यवादी कविता व्यापक स्वच्छंदतावादी काव्य के क्षेत्र के अंतर्गत समाविष्ट हुई है। माने आधुनिक काल की जो रहस्यवादी कविता है वो व्यापक रूप से स्वच्छंद हो गई, स्वतंत्र हो गई। वो कभी कुछ भी लिखने लगा, किसी मर्यादा और किसी अनुशासन में नहीं बंधा वो, और स्वच्छंद काव्य के क्षेत्र के अंतर्गत समाविष्ट हुआ। कविता में अप्रस्तुत योजना की नूतनता है। रहस्यवादी कविता में बौद्ध दर्शन के अतिरिक्त उपनिषदों का प्रभाव भी परिलक्षित है, यानी देखने को मिलता है। बौद्ध दर्शन का प्रभाव तो है ही सही, इसके अतिरिक्त उपनिषदों का प्रभाव भी देखने को मिलता है, उसी को कहते हैं परिलक्षित है, परिलक्षित है। छायावाद तथा रहस्यवाद में अंतर लिखिए। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। छायावाद तथा रहस्यवाद में अंतर इस प्रकार है। छायावाद तथा रहस्यवाद में अंतर इस प्रकार है। पहला अंतर छायावाद का पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट उसी पहला पॉइंट रहस्यवाद का। पहला पॉइंट छायावाद का है, इसमें कल्पना की प्रधानता है। रहस्यवाद का पहला पॉइंट है, इसमें चिंतन की प्रधानता है। छायावाद में कल्पना की प्रधानता है और रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता है। छायावाद में भावना की प्रधानता है, जबकि रहस्यवाद में ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता है। ये प्रकृति का मूलक है, इसकी प्रकृति दार्शनिक है। यह प्रकृति मूलक है, यानी प्रकृति को मूल रूप में मानता है, इसकी प्रकृति दार्शनिक है। अगला है प्रगतिवादी काव्य की परिभाषा दीजिए। अतिशय भावुकता का विरोध, ये प्रगतिवाद का परिचय में बताया। अतिशय भावुकता का विरोध किया इसमें, यानी भावनाओं को हटाया गया। स्थूल भौतिक जगत की यथार्थता का वर्णन किया गया है। जो भौतिक जगत में जो कुछ भी दिखता है वो स्थूल है और उसी स्थूल की यथार्थता, उसी की सत्यता का वर्णन किया। शोषण के प्रति आक्रोश तथा सामाजिक विषमताओं पर तीव्र प्रहार करने की प्रवृत्ति वाले हिंदी काव्य को प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। फिर से सुनिए इसकी परिचय जो है क्या है। अतिशय भावुकता का विरोध, स्थूल भौतिक जगत की यथार्थता का वर्णन, शोषण के प्रति आक्रोश तथा सामाजिक विषमताओं पर तीव्र प्रहार करने की प्रवृत्ति वाले हिंदी काव्य को प्रगतिवादी काव्य कहा है। माने क्या, अतिशय भावुकता, भावनाओं की अधिकता का विरोध, और जो कुछ भौतिक जगत में हमें दिखता है वो स्थूल हो गया, तो उस स्थूल की यथार्थता का वर्णन, शोषण के प्रति आक्रोश, जो शोषण है उसके प्रति आक्रोश जताया, रोष जताया, सामाजिक विषमताओं पर प्रहार किए। और यही सब करने वाला जो हिंदी काव्य है, हिंदी कविता का युग है, वही प्रगतिवादी युग कहा जाता है। 5 प्रगतिवादी कवियों के नाम बताइए। 5 प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर इसके बाद 16वां प्रश्न, प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए तथा उनके एक एक रचनाओं का नाम भी लिखिए। प्रगतिवाद की विशेषताएं बताते हुए 2 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना भी लिखिए। तो प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं ये हैं, या प्रगतिवादी काव्य की विशेषता या प्रगतिवाद की विशेषताएं ये हैं। प्रगतिवादी काव्य में यथार्थ का चित्रण हुआ है, पहली विशेषता। प्रगतिवाद काव्य में सत्य का चित्रण हुआ है, सत्य का वर्णन हुआ है, इसलिए इसको यथार्थ का चित्रण कहते हैं।
इस प्रगतिवादी काव्य में या इस काव्य में रूढ़िवादी विचारधाराओं का जमकर विरोध किया गया है। किसमें? प्रगतिवादी काव्य में या इस काव्य में रूढ़िवादी विचारधाराओं का जमकर विरोध किया गया। मानव की समता में आस्था रखी गई। मानव एक दूसरे से समान है, उसी समता की आस्था को बढ़ाया गया। दो कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत जिनकी रचना है युगवाणी और युगांत। नागार्जुन की जो रचना है वो युगधारा और प्यासी पथराई आंखें। अब प्रगतिवादी काव्य की चार प्रमुख विशेषताएं या प्रगतिवादी काव्य की या प्रगतिवाद की चार प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो प्रगतिवादी काव्य की चार प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सड़ी गली रूढ़ियों का विरोध। पहली विशेषता क्या है प्रगतिवादी काव्य की? सड़ी गली रूढ़ियों का विरोध। शोषण तथा अन्याय के प्रति रोष। साम्यवाद से प्रभावित है यह प्रगतिवाद। और मानव की समानता पर आस्था रखना, यानी मानव आपस में एक दूसरे के समान है, यह आस्था को बढ़ाना या बनाए रखना। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी काव्यधारा से आप क्या समझते हैं? दो प्रगतिवादी कवियों का नाम लिखिए। प्रगति शब्द का अर्थ है चलना, आगे बढ़ना। प्रगति शब्द का अर्थ है चलना, आगे बढ़ना, अर्थात यह वह वाद है जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। प्रगतिवादी वाद कौन सा वाद है? जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। प्रगतिवाद में साम्यवादी दृष्टिकोण को साहित्यिक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया, यानी प्रगतिवाद में जो साम्यवादी विचारधारा है उसी दृष्टिकोण को साहित्यिक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया है। अभी ये साम्यवाद क्या था? साम्यवाद का मतलब ये समान विचारधारा को अपनाना, हर मनुष्य समान है, अमीर गरीब। साम्यवादी विचारधारा में कोई अमीर नहीं था, सब समान कर दिए गए थे। प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस कविता को प्रदान की गई है जो कि छायावाद के समापन काल में सन 1936 के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर अग्रसर हुआ। यानी प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस कविता को प्रदान की गई जो छायावाद के समापन काल में 1936 के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर अग्रसर हुई। प्रगतिवादी कविता में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण से मुक्ति का स्वर प्रमुख है। इसी स्वर को उभारा गया, इसी स्वर का निनाद किया गया। इस कविता पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी है, जिसको साम्यवाद भी कहते हैं। दो प्रगतिवादी कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन। कुछ प्रमुख महाकाव्यों एवं उनके रचयिताओं के नाम बताइए। कुरुक्षेत्र जो महाकाव्य है वो रामधारी सिंह दिनकर का है। साकेत नाम का महाकाव्य है वह मैत्रीशरण गुप्त का है जो कि द्विवेदी युग का है। कामायनी महाकाव्य छायावाद का महाकाव्य जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है क्या? कामायनी नामक महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। यह वीरगाथा काल, रासो काल या चारण काल का, यानी कि पुराने काल का, अतीत के काल का सबसे प्रथम काल का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो कामायनी। चंद्रवरदाई। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखा गया। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखा गया। रामचरितमानस भी एक महाकाव्य जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। तार सप्तक से क्या आशय है? हाँ, इसको जरूर ध्यान से समझिएगा। तार सप्तक से क्या आशय है? सन 1943 ईस्वी में प्रथम बार तार सप्तक के प्रकाशन के साथ हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। तार सप्तक के साथ यानी ऐसा तार जिसमें सप्तम स्वर निकलता हो, ऊंची आवाज़, तीव्र आवाज़ है ना, उसको तार सप्तक कहा। तो ये लेकिन काव्य के क्षेत्र में ऊंची आवाज़ में किस युग में या किस प्रकार की कविताएं की गई, वो प्रयोगवाद में की गई थी, इसलिए इसको तार सप्तक कहा गया। तो सन 1943 ईस्वी में प्रथम बार तार सप्तक के प्रकाशन के साथ हिंदी कविता में प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। यही धारा विकसित होकर 1952-54 तक नई कविता के रूप में स्थापित हो गई। मैंने यही जो तार सप्तक का है यह प्रयोगवाद है, यही नई कविता में परिणित हो गया, परिवर्तित हो गया। आज इस युग का चल रहा है, इसी का युग चल रहा है। किसका? नई कविता का। आज इसी का युग चल रहा है, नई कविता का युग चल रहा है। इसकी प्रमुख विशेषता हैं अति वैयक्तिकता, वैयक्तिकता पर अधिक ध्यान देना, यथार्थवाद, बौद्धिकता का आग्रह, विद्रोह का स्वर, यौन भावनाओं का मुक्त चित्रण, खुला चित्रण, सामाजिक विषमता पर व्यंग, विचित्रता का प्रदर्शन, प्रकृति का बहुविध चित्रण, भावों और भाषा का अनगढ़ रूप, भद्देपन,
या विदेशपन का प्रयोग, प्रतीकात्मकता, नवीन उपमान तथा भाषा शैली के नए प्रयोग। प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं बताइए। प्रयोगवादी कविता की या प्रयोगवाद की विशेषताएं बताते हुए दो प्रमुख कवियों का नाम और उनकी रचनाएं भी बताइए। प्रयोगवादी काव्य की तीन प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करते हुए दो प्रमुख कवियों का नाम और उनकी एक एक रचनाएं बताइए। प्रयोगवादी कविता पर मार्क्सवाद का प्रभाव परिलक्षित है। यह एक विशेषता है। प्रयोगवादी कविता पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव परिलक्षित होता है या है देखने को मिल रहा है। इस काव्य में सजग एवं गहरी पीड़ा का बोध है। प्रयोगवादी काव्य में सजग एवं गहरी पीड़ा का बोध है। प्रयोगवादी कविता भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता पर विशेष बल देती है। फ्रायड के काम सिद्धांत को सर्वोपरि रूप में स्वीकार किया गया है। किस युग में? प्रयोगवादी युग में। और ये साम्यवाद से प्रभावित है या मार्क्सवाद से प्रभावित है। अब इसी प्रयोगवाद के दो कवि अज्ञेय जी हैं। हरिघास पर क्षणभर, इत्यलम, धर्मवीर भारती है। अंधायुग, कनुप्रिया। फिर प्रयोगवाद का आरंभ काल बताइए तथा उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को बताइए या उनका उल्लेख कीजिए। अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक के साथ 1943 ईस्वी से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। प्रयोग के प्रति आग्रह इस कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रयोगवादी कवियों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी प्रमुख वृत्तियों, किनकी कवियों का नाम बताना और उनकी प्रमुख वृत्तियों को बताना या प्रयोगवाद की प्रमुख वृत्तियों को बताना। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अज्ञेय, धर्मवीर भारती, भारत भूषण, नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे आदि। उनके काव्य में अति वैयक्तिकता, बौद्धिकता, यथार्थवादिता, स्वार्थपन, विद्रोह, नग्न श्रृंगार, भदेशपन आदि प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं या दृष्टिगत होती हैं। इन कवियों ने प्राचीन तत्व का विरोध किया। इन्होंने प्राचीन का विरोध किया। भाषा तथा शैली का अनगढ़ रूप, विकृत रूप सामने लाए। उनके काव्य में दिखाई पड़ता है जो सामने लाए। प्रयोगवादी और प्रगतिवादी काव्य में कोई तीन अंतर लिखिए। तो तीन अंतर कैसे बताएं प्रयोगवादी और प्रगतिवादी काव्य में? प्रयोगवादी काव्य में कवि प्रतीक, बिंब, शब्द चयन और कथन की विचित्र भावभंगिमा द्वारा मानव मन की कुंठा की अभिव्यक्ति होती है। प्रयोगवादी काव्य में कवि प्रतीक, बिंब, शब्द चयन और कथन की विचित्र भावभंगिमा द्वारा मानव मन की कुंठा की अभिव्यक्ति होती है। इस काव्य में घोर व्यक्तिवाद होता है और इसमें निराशावादी दृष्टिकोण पाया जाता है, जबकि प्रगतिवाद पूंजीवादी वर्ग के प्रति घृणा व्यक्त करता है, शोषित वर्ग की दीनहीन दशा का वर्णन करता है और नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण का चित्रण करता है। अब आती है नई कविता। नई कविता की चार विशेषताएं बताइए। नई कविता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराती है। नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन अनुभव पर आधारित है। नई कविता लघु मानववाद या मानवत्व को स्वीकार करती है। मानव छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करती है। नई कविता में जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा की गई है। नई कविता एवं प्रयोगवादी कविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। नई कविता ने प्रयोगवाद की तरह विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट शब्द नहीं लिए हैं। समस्त प्रकार के प्रश्नों हेतु लोक शब्दों का चयन किया है। प्रयोगवाद बोझिल शब्दावली को लेकर चलता है। प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय जीवन के संघर्ष को बौद्धिकता के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। अब देखिए, यह पहाड़ी पाँव क्या चढ़ते इरादों ने चढ़ी है। यह पहाड़ी पाँव क्या चढ़ते इरादों ने चढ़ी है। कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है। उपरोक्त पंक्तियों को किन कारणों से नई कविता कहा जाता है? नई कविता में भाषा की सरलता, बिंबात्मकता। भाषा की सरलता एक तो नई कविता में और बिंबात्मकता है। प्रतीकों की योजना नहीं है। क्षण की अनुभूति को कविता का आकार दिया गया है। जिस क्षण जो अनुभूति हुई उसी क्षण की उसी अनुभूति को कविता में आकार दिया है। इन पंक्तियों में नई कविता की ये विशेषता है कि इसलिए इनको नई कविता कहा जाता है। नई कविता के प्रमुख कवियों का नाम और उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए।
तो ये आ गए हैं आपके नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचना आज्ञेय। हरी घास पर क्षणभर आंगन के द्वार पर, यह आज्ञेय जी की रचना है और आज्ञेय जी का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं क्या हैं? गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, गिरिजा कुमार माथुर, धूप के धान, धर्मवीर भारती, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, जगदीश गुप्त, शंबुक और सबरी। नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं बताते हुए दो प्रमुख कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं लिखिए। नई कविता की तीन प्रमुख विशेषताएं बताइए, और ये हम पहले बता चुके हैं, इसलिए क्रमशः प्रश्न क्रमांक 25 और 28 में हम ये सब पढ़ चुके हैं। लोकगीतों की दो विशेषताएं लिखिए। लोकगीतों की कोई प्रमुख विशेषताएं लिखिए, कोई दो विशेषताएं लिखिए। लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। लोकगीत अधिकांशतः सामूहिक रूप से ही माने जाते हैं और गाए भी जाते हैं। लोकगीत लोकमानस के भावों और विचारों को प्रकट करने की सक्षम विधि है। लोकगीतों में जीवन का उल्लास, विषाद, भक्ति भावना, हास्य व्यंग, प्रेम, प्रकृति, आक्रोश आदि भावों का समावेश रहता है। लोकगीत सामाजिक परंपराओं में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो यह आपका वीडियो पूर्ण होता है। धन्यवाद। अब आप इस वीडियो को जरूर देखिए।